वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 4 से सामान्य अध्ययन, करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के प्रश्न। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भित्ति चित्र किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र जो है, इसको जो है हम लोग प्रेस्को पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। भित्ति चित्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेस्को पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र पेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला है। ठीक है, अब इसका उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो ये चीज हमको देखने मिलेगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद वो पानीपत जिलों में उत्तर मध्यकालीन भित्ति चित्र आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग एक चीज और भी जानेंगे कि ये जो है हरियाणा में तो प्रचलित है ही, ठीक है, और साथ ही यह राजस्थान में भी प्रचलित है। अगर आपको ऑप्शन में हरियाणा ना होकर राजस्थान रहे तो आप लोग वहां पे राजस्थान को टिक आउट करिएगा। ठीक है, ये तो हरियाणा में है ही प्रचलित, साथ ही साथ राजस्थान में भी यह प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए 1794, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1773 और ऑप्शन डी 1782। तो सालाबाई की संधि पर वर्ष 1782 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन सालाबाई संधि के द्वारा हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध, इसका जो संधि हुआ था वो समापन जो हुआ था युद्ध का, वो सालाबाई संधि के द्वारा ही हुआ था। अब जानते हैं हम लोग कि सालाबाई की संधि या संध्या की मध्यस्थता के कारण पूना के पेशवा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो पूना का जो पेशवा था, पूना का पेशवा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। साथ ही इससे रिलेटेड और भी कुछ को हम लोग जानते हैं, जैसे कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, हम साइड में आपको लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि है सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि हुआ था 1775 ईस्वी में। ठीक है, पुरंदर का जो संधि हुआ था, कि संधि जो हुई थी वह हुई थी 1776 ईस्वी में। ठीक है, और उसी तरह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अवधि कब से कब के बीच में रहा है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो अवधि है यह रहा है 1775 से 1782 के बीच में। अर्थात स्टार्टिंग टाइम यही है और ओवर टाइम ये है, जहां पर मराठा और पुना का पेशवा और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध हुआ था। अर्थात मराठा और अंग्रेज के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1175 से लेके, ठीक है, 1775 से लेके 1782 में इस युद्ध का समापन सालाबाई संधि के द्वारा हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में और पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोवड़ा पोवड़ा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी केरल। तो पोवड़ा जो नृत्य है, यह नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। कहाँ की है यह? तो महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। अब पोहड़ा नृत्य जो होता है, ये पोवड़ा नृत्य जो है वो मुख्य रूप से शिवाजी के युद्ध की वीरता से संबंधित है। महाराज शिवाजी के युद्ध की वीरता से संबंधित है। ठीक है। कभी कभी यह भी पूछता है कि पोवड़ा नृत्य किस रस से संबंधित है? तो पोवड़ा नृत्य जो है वह वीर रस से संबंधित है। वीर रस, इसके विषय में आप लोग को जानकारी होगा हिंदी में कि रस होता है, जैसे कि वीर रस है, हास्य रस है, करुणा रस है, तो इस टाइप का रस है। अब हम लोग जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य। तो महाराष्ट्र के जो कुछ लोक नृत्य है जो बार बार एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, वो है लावनी। हम लोग पिछले सेट में इसके विषय में पढ़े थे। नटका, कोली, लेझिम, गफा, मोनी इत्यादि। ठीक है। तो लावनी, नटका, कोली, लेजिम, गफा, मोनी इत्यादि यह क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पुणे में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? ऑप्शन ए घोड़ो केशव कर्वे, ऑप्शन बी पुलिथेवर, ऑप्शन सी नानाजी देशमुख और ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़े केशव कर्वे। ठीक है। अब देखते हैं इनके विषय में जानते हैं। तो घोड़े केशव कर्वे ने 1896 में पुणे में एक शैक्षिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना किए थे। ठीक है। और इसके अलावा भी इनका बहुत सारा सोशल वर्क किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1896 में ही डी कर्वे ने अनाथ बालिकाश्रम का स्थापना किए थे। ठीक है। एसोसिएशन का स्थापना किए थे। साथ में विवाह 1893 में, यह कब किए थे? तो 1896 में हुआ था। और साथ में हम लोग जानते हैं कि 1893 में उन्होंने विवाह मंडली की स्थापना की थी। विवाहोत्तेजक मंडली की स्थापना की थी। साथ में ही 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाए थे। महिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाए थे। ठीक है। तो डी के कर्वे को भारत सरकार ने 1955 ईस्वी में, कब? 1955 ईस्वी में पद्म विभूषण तथा 1958 ईस्वी में इसमें इनको मिला था पद्म विभूषण, और 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पुणे में एक शैक्षिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो कौन किए थे? घोड़ो केशव कर्वे ने किए थे। साथ ही हम लोग जानते हैं कि 1896 में उन्होंने क्या किए थे? अनाथ बालिका श्रम का स्थापना किए थे। 1893 ईस्वी में विवाह विहोत्सोजक मंडली की स्थापना किए थे और 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। और इनको 1955 में भारत सरकार पद्म विभूषण और 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया? तो ऑप्शन ए
1967, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1952। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। तो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा बहुत हम लोग इसके विषय में कि भारत में आने वाला जो पहला यूरोपीय व्यापारी था वो कौन था? पुर्तगाली था। कौन आए थे? तो वास्को डी गामा आए थे। और कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, अप्रोक्स आप रखिए 1500, तो 1498 में आए थे। साथ ही 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोचीन में प्रथम कारखाना की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1503 ईस्वी में। कहां पे? तो कोचीन में स्थापना किए थे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर 1510 ईस्वी में जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया था। कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो क्या थे? पुर्तगाली गवर्नर थे, उन्होंने गोवा जीत लिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि पुर्तगाली ही भारतीय आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? ऑप्शन ए 30 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2020, ऑप्शन सी 23 जून 2020 और ऑप्शन डी 20 जुलाई 2020। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 20 जुलाई 2020। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान 20 जुलाई 2020 से प्रभावी है। यह एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान है। किसका स्थान है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी अनु कपूर, ऑप्शन सी अनिल कपूर और ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपम खेर। और यहां से एक चीज और भी पूछता है कि अनुपम खेर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अनुपम खेर का जो आत्मकथा है उसका नाम है लेंसस लाइट टॉट मी। अनोविंगली, ठीक है, लेंसस टाइट टॉट मी अनोविंगली, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि हिंदी में जो है इसका मीनिंग थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, तो आप इसको जो है इंग्लिश में, हम इंग्लिश में आपको लिख देते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। ठीक है, यह शब्द जो है इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही हम लोग लिखते हैं। तो इसका हो जाता है लिसन लाइफ टाउट मी अननोनली। ठीक है, यह क्या है? तो यह अनुपम खेर का आत्मकथा है और इस पुस्तक का द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू के शीर्षक कौन है? तो अनुपम खेर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी जिंक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। तो भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग क्या है? तो
एल्यूमिनियम है। अब जानते हैं हम लोग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग धातु कर्म उद्योग है। अगर पहला स्थान बोला जाए तो वह क्या है, तो लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, यह पहला है। सेकंड पर कौन है, तो सेकंड पर है एल्यूमिनियम। अच्छा, यहां से एक चीज और भी जान जाते हैं कि भारत में प्रथम वास्तविक रूप से लौह इस्पात उद्योग टिस्को का जो स्थापना हुआ था, यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1907 में। ठीक है, और प्रथम एल्युमिनियम कारखाना का जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1937 में। कहां पे हुआ था, तो आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया था। आसनसोल के पास जेके नगर, जेके नगर जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो भारत में जो है बाल्को, यहां पे मैं लिख देता हूं, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, माल्को, वेदांता, यह सब क्या है, तो यह सब एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। बाल्को, नाल्को, हिंडल्को, माल्को और वेदांता, यह सब किससे संबंधित है भारत में, तो एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी सेपल, ऑप्शन सी वतिकांग और ऑप्शन डी वतिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टिगमा। ठीक है, एस्टिगमा। अब हम लोग देखते हैं, तो फूल का जो वतिकांग है भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह से यह पराग को फंसा कर रखता है। अब स्त्री केसर का 3 भाग होता है। ठीक है, पहले तो हम लोग जान देते हैं स्त्री केसर, इसको क्या किया गया है, तो इसका 3 भाग होता है। कौन कौन भाग होता है, तो पहला भाग होता है इसका वतिकांग, वर्तिकांग। ठीक है, दूसरा भाग है वर्तिका और तीसरा भाग है अंडाशय। और साथ में एक चीज और भी हम लोग जानते हैं, पुष्प के 2 भाग हैं, पुंकेसर और तथा स्त्री केसर। कोई भी पुष्प होता है उसका 2 भाग होता है पुष्प के, तो एक भाग होता है पुंकेसर और दूसरा भाग होता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर को 3 भाग में बांटा गया है, वातिकांग, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी जिप्सम और ऑप्शन डी सिलिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिका। ठीक है, तो सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। अच्छा, यहां से एक चीज और जानते हैं, तो पृथ्वी का जो है रासायनिक संरचना को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन वह भाग सब है, तो 3 भाग में बांटा गया। तो पहला भाग है सियाल परत की रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है। फिर से सुन लीजिए, सियाल परत की रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है। दूसरा है सीमा परत की रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है। और तीसरा है नीफे परत की रचना निकेल तथा लोहा से हुई है। तो 3 भाग कौन कौन हो गए, तो पहला भाग हो गया सियाल, ठीक है, दूसरा भाग हो गया सियाल परत, दूसरा भाग हो गया सीमा परत, ठीक है, और तीसरा भाग हो गया नीफे परत। अभी हम क्या बोले कि सियाल परत क्या है, तो सियाल परत की रचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है। ठीक है, और सीमा जो है, सीमा परत की जो रचना है इसमें भी क्या हुआ है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है।
तो सिलिका दोनों में है, एक में पहले में सिलिका के साथ एल्युमिनियम है, दूसरे में सिलिका के साथ मैग्नीशियम है, ठीक है। और तीसरा है नीफे परत, तो नीफे परत की रचना निकेल और लोहा से हुआ है, ठीक है, निकेल और लोहा से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मणिपुर की इंफाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन ए बुट्टा, ऑप्शन बी कोना, ऑप्शन सी मणिजिम्स, ऑप्शन डी गोदना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोना। तो देखिए, मणिपुर की इंफाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। तो मणिपुर के गन्ने और बांस से बने शिल्प प्रसिद्ध हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि गन्ने और बांस के शिल्प कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो यह प्रसिद्ध है मणिपुर के, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है गोदना, तो गोदना जो कला है यह कहाँ पर है, तो यह है बिहार का, बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए तूतीकोरनी, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला। तो कांडला बंदरगाह स्थित कहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं, तो कांडला कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में। अब देखिए, अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। जो कांडला भारत बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। और कांडला जो है, इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना किया गया था 1965 में, ठीक है। कब किया गया है, तो 1965 में। साथ में ये भी जानते हैं हम लोग कि अब जो है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीन दयाल बंदरगाह। अब देखिए, आपसे यहाँ पर खास करके इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप समझ जाइएगा दीनदयाल बंदरगाह जो है यह कांडला बंदरगाह का नाम है, जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी के में स्थित है। और सेज की तहत इसका स्थापना जो है 1965 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी बलवंत आयोग, ऑप्शन सी सरकारिया आयोग और ऑप्शन डी तो कोठारी आयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मंडल आयोग। तो मंडल आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी के लिए, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। अब हम लोग जानते हैं कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। तो मंडल आयोग का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1 जनवरी 1979 में, 1 जनवरी 1979 में, ठीक। और इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, वीपी मंडल। और अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। अगर पूछेगा कब लागू हुआ था, तो अगस्त 1990 में मंडल आयोग का जो सिफारिश था उसको लागू किया गया था। इसका गठन मंडल आयोग का कब हुआ, तो 1 जनवरी 1779 में हुआ था। अध्यक्ष कौन रहे थे, तो वीपी मंडल रहे थे। और मंडल आयोग का कार्य क्या था, तो इनका कार्य था किसी भी सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है।
ऑप्शन ए संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र बाल और शिक्षा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑप्शन डी व्यापार के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब यहां से कुछ चीज हम लोग जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक की गणना किन आयामों में की जाती है। तो इनके 3 आयाम हैं, 3 आयाम के रूप में इसका गणना किया जाता है। पहला जो आयाम है वो है दीर्घ एवं स्वास्थ्य, अर्थात जन्म के समय जीवन प्रत्याक्षा। ठीक है, दूसरा है पौध शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। इसके आधार पर जो है क्या किया जाता है, तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और मानव विकास जो सूचकांक है उसका मूल्य क्या होता है, तो 0 से 1 के मध्य होता है। ठीक है, 0 से 1 के मध्य में होता है। यहां से एक चीज और जानते हैं कि मानव विकास सूचकांक की संकल्पना के विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री आत्मरीय सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसमें रही है, तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायालय को कुछ वचन देने को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एग्रीमेंट, ऑप्शन बी बाइंडिंग, ऑप्शन सी बॉन्ड और ऑप्शन डी ब्रीच। तो न्यायालय को अगर हम लोग कुछ वचन देते हैं तो वो किसके माध्यम से दिया जाता है, बॉन्ड के माध्यम से दिया जाता है। और जनरली भी देखे होंगे आप लोग कि कोई भी किसी को लेन देन करता है तो उसके लिए क्या करता है, तो बॉन्ड पेपर पे हस्ताक्षर कराता है। ठीक है, तो यह एक तरह का गारंटी हुआ कि यह आदमी इसको इतना रुपया दे रहा है, तो उसका एक क्या हो गया, वो गारंटी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केस इवेंट लिस्ट क्या होता है। केस इवेंट लिस्ट क्या होता है। ऑप्शन ए निश्चित दिन अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सूची, ऑप्शन बी प्रत्येक माह अदालत द्वारा निष्पादित केसों की सूची, ऑप्शन सी अदालत द्वारा जारी वह सूची जिसमें केसों के नाम हैं जिनका निष्पादन शीघ्र करना आवश्यक है, ऑप्शन डी अदालत की वो सूची जिसमें केसों का वर्गीकरण उपलब्ध है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि निश्चित दिन अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सूची। केस इवेंट लिस्ट का अर्थ होता है निश्चित दिन अदालत द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सूची। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। ऑप्शन ए जो बाइडन, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की और ऑप्शन डी नेफ्ताली बेनेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को घोषित किया। जेलेंस्की क्या है, तो यह यूक्रेन का राष्ट्रपति है। कहाँ का है, तो यूक्रेन का। अभी यूक्रेन और रूस विवाद काफी जोर शोर पे चल रहा था, तो आप लोग तो संभवतः इस चीज को जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फरवरी 2023 में एक रिसर्च के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण
और ऑप्शन डी अरुण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। ठीक है, अब देखिए फरवरी 2023 में एक रिसर्च के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है कौन बन गया, तो बृहस्पति। वर्तमान रिसर्च के अनुसार से बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो 92 उपग्रह हैं करेंट रिसर्च के अनुसार से। और शनि के कितने हैं, तो शनि के 83 उपग्रह हैं, 83 उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए फिजी। और यह भी याद रखिए कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। अब देखिए यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन का कुछ आर्टिकल है जिसको हम क्लियर आपको करते हैं अभी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 371 का संबंध मुख्य रूप से आर्टिकल 371 का संबंध है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से। ठीक है, और 371 ए इसका संबंध आपको पता ही है किससे है, तो 371 ए का संबंध हो गया नागालैंड। 371 बी का संबंध हो गया असम। और इसको आप लोग क ख ग के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। 371 सी का संबंध हो गया मणिपुर। 371 डी का संबंध हो जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, 371 ई का संबंध है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना का। और 371 का जो एफ सेक्टर है यह सिक्किम राज्य के लिए है। तो इसमें से कुछ को आप ध्यान में रखिए कि 371 का संबंध है महाराष्ट्र गुजरात से, 371 क का संबंध है नागालैंड, ख का संबंध है असम, ग का संबंध है मणिपुर, घ का संबंध है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, च का संबंध है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय से, छ का संबंध है सिक्किम राज्य से। ठीक है, या आप इसको ABCD के फॉर्मेट में याद रखिए। तो अब हम लोग जो है जीके के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे जो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट किए हैं कि सर डेली सेट प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ऐसा है ना कि थोड़ा सा व्यस्तता भी है, और जब व्यस्तता भी है उस कारण से भी नहीं हो रहा है। और आप देखिए एक सेट जो ये है, अगर कहने का हम देखें तो इनमें से किस राज्य में अनुच्छेद 371 ए का विशेष दर्जा प्रदान किया गया, तो नागालैंड। लेकिन यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, 3-7 क्वेश्चन बन रहा है, 7-1-8 क्वेश्चन आपको हो जाता है। तो आपको पढ़ाने के क्रम में नोट करना है और इसको रिवाइज करना है, और इतना ही काफ़ी है। आप बस इसको करते तो रहिए, ईमानदारी पूर्वक पर डे कीजिए, डेली पढ़िए, तो निश्चित है सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। और वैसे कोशिश रहेगा कि हम बहुत जल्द जो है डेली के आधार पर सेट को लाए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब
करें। तो अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईमेल है। क्योंकि कल भी हम लोग पढ़े थे कि ईमेल के विषय में कल भी हम लोग पढ़े हैं, तो अभी देखते हैं इसको कौन कौन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए एक इंटरनेट स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकी, ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और ऑप्शन डी एक रियल टाइम टाइम कन्वर्सन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है, सबसे पहले ईमेल जो है यह किसने भेजा था, तो रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। कब, तो 1971 में भेजा था। और आज के समय में सबसे प्रचलित है जीमेल, और जीमेल के जो फादर हैं, मतलब फादर ऑफ जीमेल जिसको बोला जाता है, वो बोला जाता है पॉल बचेत को, ठीक है। फादर ऑफ जीमेल कौन हो गए, तो पॉल बचेत हो गए। और रे टॉमलिंसन जो है सबसे पहला भेजा था, कब भेजा था, तो 1971 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतों, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। ऑप्शन ए हॉस्टल, ऑप्शन बी पोर्टल, ऑप्शन सी आर्टिकल, और ऑप्शन डी न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टल। तो पोर्टल खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं को क्या करती है, वो प्रदान करती है। तो अब जान लीजिए एक चीज और, यह जो पोर्टल कहाँ पे होता है, तो जब हम लोग गूगल या खोलते हैं तो उसके नीचे एक एक करके आता है। और अभी तो खास करके उसमें आ रहा है कि सिविल कोर्ट का एग्जाम कल है, परसों है, कभी भी है, जब होना है होगा। जब हम लोग सरकारी जो वेबसाइट है उस पर हम लोग देखेंगे कि हाँ एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो फिर उसका एग्जाम देने जाना है। तो उसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा, जब होना होगा होगा। आप अपना पढ़ाई को करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी गेटवे, और ऑप्शन डी ब्रिजवे। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला जो कंप्यूटर है वो है गेटवे। अब देखिए यह गेटवे की जो कुछ विशेषता है उसको हम लोग जानते हैं। तो गेटवे पैकेज स्विचिंग तकनीक का प्रयोग कर पूरे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और गेटवे दो अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ काम करने वाली दो नेटवर्क के बीच मार्ग प्रशस्त करता है। तो यह जो है गेटवे का क्या है, तो विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं, तो ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी मेनू बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, और ऑप्शन डी रूलर बार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटल बार में, ठीक है। तो किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन टाइटल बार पर दिखते हैं। विंडो के सबसे ऊपर में, जब हम लोग विंडो को खोलते हैं तो सबसे ऊपर की जो पट्टी है वहां, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो पट्टी है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉरी एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें क्या है, तो वहां पे पेन डाला हुआ है और सब भी चीज है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज सारा चीज दिया हुआ रहता है। तो यह क्या है, यही है आपका टाइटल बार।
नेक्स्ट देखिए, चित्र संदेश वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? तो ऑप्शन ए 28 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन और ऑप्शन डी 7 दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन। तो चित्र संदेश या वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में 30 दिन ही रहता है। और एसएमएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे एसएमएस का हम लोग फुल फॉर्म जान जाते हैं। तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, यह कहलाते हैं ऑप्शन ए फिगर, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी फाइल और ऑप्शन डी फोल्डर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आइकन। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाती है? तो यह आइकन कहलाती है। ठीक है, तो आइकन के प्रकार कुछ हैं, तो उसको भी आप लोग जान जाइए। तो जैसे हो जाता है सिस्टम आइकॉन, दूसरा हो गया शॉर्टकट आइकॉन, तीसरा में हम लोग ले लेते हैं प्रोग्राम फोल्डर या डॉक आइकॉन, डॉक आइकॉन, चौथा में हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट बटन या सर्च आइकॉन, और पांचवा में ले लेते हैं हम लोग टेक्स्ट बार आइकॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्प्रेड शीट में इंटरसेटिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। ऑप्शन ए सेल लोकेशन, ऑप्शन बी सेल पोजीशन, ऑप्शन सी सेल एड्रेस और ऑप्शन डी सेल कंटेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सेल एड्रेस। तो स्प्रेड शीट में इंटरसेटिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक सेल एड्रेस होता है। ठीक है, एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जब एक्सेल प्रोग्राम में हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वर्कबुक बोला जाता है। और सेल वर्कआउट की सबसे छोटी इकाई है वर्कआउट का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन बी पदांश जिसको टेक्स्ट बोला जाता है डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन सी संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। अब देखिए एमएस वर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड है, फॉर्मेटिंग है, टेबल बॉर्डर है, ड्राइंग है, डाटाबेस है, तो यह सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वीडियो क्रोफेसिंग है। ऑप्शन ए दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ऑप्शन बी दूरभाषा पर कॉल का परिचालन, ऑप्शन सी दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। अब देखिए यह सब जो है यह बोलने में थोड़ा अटपटा निकल रहा है, तो आप लोग इसको समझ जाइए। दूर संचार का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ लाभ है, जैसे क्या हो जाता है? तो सेमिनार,
दूरस्थ छात्रों के संपर्क, ई लर्निंग, विशेषज्ञ की सहायता और ई ट्यूटर। तो आजकल जो सारा चीज है वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हो रहा है, चाहे आप देखिएगा मीटिंग हो, क्लास हो, सारा चीज हो रहा है। और खास करके कोविड के समय में तो सारा चीज इसी के माध्यम से चल ही रहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। ऑप्शन ए एक्ट्रानेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट और ऑप्शन डी हैकर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंट्रानेट। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो इंट्रानेट का प्रयोग होता है। इंट्रानेट किसी उद्यम की आंतरिक वेबसाइट या आंशिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित करता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रानेट के कुछ उपयोग हम लोग जानते हैं। तो एक इंट्रानेट सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों से जुड़े रहना, फाइलें स्टोर करना, थर्ड पार्टी टूल के साथ इंटीग्रेटेड करना। टीसीपी आईपी डेटा संपर्क स्तर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेगमेंट, ऑप्शन बी पेज, ऑप्शन सी डेटाग्राम और ऑप्शन डी फ्रेम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम नेटवर्किंग में डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट होता है। फ्रेम एक कनेक्टर की तरह होता है जिसमें डाटा नेटवर्क पैकेट की तरह निहित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान गए टीसीपी आईपी डेटा संपर्क स्तर क्या कहलाता है, तो फ्रेम कहलाता है। फ्रेम नेटवर्किंग में डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट होता है। साथ ही फ्रेम एक कनेक्टर की तरह होता है जिसमें डाटा नेटवर्क पैकेट की तरह निहित होता है। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी यूजर के नाम, ऑप्शन सी यूजर के पता से और ऑप्शन डी यूजर के मोबाइल से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पासवर्ड। तो इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा पासवर्ड के माध्यम से होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल डाटा, ऑप्शन बी डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकल डाटा और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या हो जाता है? डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए नेक्सस, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी नेट एस्केप नेविगेटर और ऑप्शन डी मोजेक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्सस। अब देखिए नेक्सस का जो नेक्सस का जो इसको बनाया गया था, ये कब सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया? तो 1990 में इसको तैयार किया गया था। और किसके द्वारा? तो टीम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, और यह भी जान लीजिए कि मोजेक उस समय का सबसे लोकप्रिय या बोला जाए तो पहला लोकप्रिय सॉफ्टवेयर था, ब्राउज़र था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। ऑप्शन ए एक भाग में, ऑप्शन बी 2 भाग में, ऑप्शन सी 3 भाग में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2 भाग में। तो एक ईमेल जो है एड्रेस वो 2 भाग में बना होता है। तो एक भाग होता है यूजर नेम
और दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। अब देखिए यूजर भाग क्या है, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूजर का नाम के प्रयोग एक बार ही किया जाता है। अब डोमेन क्या है, तो यह सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। ठीक है, जनरली आप जानिए इसको दो भाग में बांटा गया है, यूजर नेम और डोमेन नेम। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 4 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए, चाहे वो समान अध्ययन हो, करेंट अफेयर्स हो या कंप्यूटर के प्रश्न हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए सेट के साथ।